डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान, 140 ठिकानों पर किए हमले। ईरान का भी पलटवार, अरब देशों पर दागी मिसाइलें। वहीं लेबनान पर इजरायल ने फिर किए हमले। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद। देहरादून रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का खतरा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में लगी भीषण आग। 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 से ज्यादा घायल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरानी क्षमता कमजोर करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई ताकि ईरानी बलों को उनके कदमों के लिए जवाबदेही ठहराया जा सके। उधर ईरान ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिकी हमलों में ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधे जाने का दावा किया गया है। वहीं ईरान के शीर्ष नेतृत्व के करीबी मोहसिन रेजाई ने यह कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के कफर तैबनित क्षेत्र में भी गोलीबारी की है। बढ़ते सैन्य तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखा है और एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया में नए भू राजनीतिक संकट की आशंका और गहरा दी है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी सियासी खींचतान अब दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गुट शक्ति प्रदर्शन की रणनीति बना रहा है। चन्नी समर्थक प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं और चेतावनी दे चुके हैं कि मांगे नहीं मानी गई तो हाईकमान के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस सप्ताह चन्नी गुट के नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुला सकते हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के सामने भी चन्नी समर्थकों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। हालांकि बघेल ने साफ कर दिया है कि मौजूदा फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नेताओं की बात हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी। चन्नी गुट को उम्मीद है कि विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के समर्थन को देखते हुए पार्टी नेतृत्व जल्द हस्तक्षेप करेगा। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मौजूदा और पूर्व विधायक भी दिल्ली में प्रस्तावित शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान की बैठक और राहुल गांधी की अगली राजनीतिक रणनीति पर टिकी हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। आग आधी रात के आसपास भड़की और देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पब के मुख्य द्वार से ऊंची लपटें और आसमान में फैलता काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, जबकि लोग जान बचाने के लिए बाहर भागते नजर आए। दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनीविरकुल ने हादसे में 27 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मृतकों व घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। शुरुआती तौर पर यह हादसा बैंकॉक के हालिया वर्षों की सबसे भयावह अग्निकांड घटनाओं में से एक माना जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 126 सड़कें बंद हो गई हैं।
सयाना चट्टी के पास ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद है, जबकि तवाघाट गूंजी हाईवे भी मलबा आने से प्रभावित है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 6 से 7 दिनों तक पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले विकासनगर स्थित लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास हुए भूस्खलन में कई मशीनें मलबे में दब गई थी। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित है और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। देहरादून में उत्तराखंड भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने पर रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 सही तरीके से भरने का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। साथ ही फॉर्म 7 के माध्यम से अपात्र या गलत तरीके से दर्ज मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रशिक्षण चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। भाजपा ने दावा किया कि ये बैठक लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। उत्तराखंड के रानीखेत में कांग्रेस कमेटी ने CWUC सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा तथा उनकी पुत्री के जन्म दिवस के अवसर पर निर्वाणा पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कई पौधे लगाए गए और पार्क परिसर की साफ सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। करण मारा ने कहा कि जन्मदिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भी अवसर है। उन्होंने लोगों से हर शुभ अवसर पर एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। मारा ने कहा कि पेड़ केवल छाया और फल नहीं देते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की भी नींव रखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बर्खास्त किए गए शिक्षक को बहाली के साथ बकाया वेतन, वरीयता और सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे। अदालत ने कहा कि बहाली का अर्थ केवल नौकरी पर लौटाना नहीं, बल्कि कर्मचारी को उस स्थिति में स्थापित करना है जिसमें वो बर्खास्तगी से पहले था। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से नौकरी से वंचित कर लंबे समय तक न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। ये मामला गिरिडीह के लंगटा बाबा कॉलेज के राजनीति विज्ञान के व्याख्याता विनोद कुमार राय से जुड़ा है। उन्हें वर्ष 2008 में बिना किसी विभागीय जांच के कॉलेज प्रबंधन ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद की गई बर्खास्तगी को अदालत ने अनुचित माना और शिक्षक के अधिकारों की बहाली पर जोर दिया। इस फैसले को अवैध बर्खास्तगी के मामलों में कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। कानपुर में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सभी 8 लोग फतेहपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और कई लोग स्कॉर्पियो के अंदर ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना की प्रमुख वजह माना जा रहा है। लखनऊ के कानपुर रोड पर कृष्णानगर ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। दरोगा खेड़ा क्षेत्र में सीएनजी गैस सिलेंडरों से लदी डीसीएम ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कई किलोमीटर तक वाहन के आगे सड़क पर घिसटती रही और लगातार चिंगारियां निकलती रहीं। सीएनजी से भरे वाहन में आग लगने की आशंका से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर कृष्णानगर ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डीसीएम का पीछा कर उसे सुरक्षित रुकवाया। टीआई प्रभारी नाइट राजेश कुमार, पुष्कल सिंह और मयंक सिंह ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए संभावित भीषण दुर्घटना को टाल दिया। समय रहते वाहन रोक लिए जाने से बड़ा जान माल का नुकसान होने से बचा गया। घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पूरे कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हरिद्वार में 2 जोड़ी पिता पुत्र के कब्जे से नकली नोट बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पंजाब में छापेमारी कर एक ढाबे से पवन कुमार और सुखबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1,05,000 रुपए के नकली नोट, नकली करेंसी छापने वाला प्रिंटर और एक वर्ना कार बरामद की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी 50,000 रुपए लेकर बदले में 1 लाख रुपए के नकली नोट देकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस के मुताबिक पवन ढाबा संचालक है, जबकि सुखबीर कपड़ों के कारोबार की आड़ में जाली नोटों का धंधा चला रहा था। दोनों आरोपी पहले भी अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं और वहीं उनकी दोस्ती हुई, जिसके बाद नकली करेंसी का नेटवर्क खड़ा किया गया। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने 6 वर्षों से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया। पीड़िता आफरीन का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग करता रहा। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति सलमान और अन्य ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और घर में ताला लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। पीड़िता का दावा है कि वो पिछले 6 साल से थाने और अदालत के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका। उनका कहना है कि पति ने भी उसे अपने घर में रहने से बेदखल कर दिया है, जिससे वो दर दर भटकने को मजबूर है। आफरीन ने प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने ससुराल में दोबारा रहने का अधिकार दिलाने की भी गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में रविवार शाम बंकी रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शत विशत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन के यात्रियों ने शव को देखकर रेलवे और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान कराने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मृतक की उम्र करीब 19 से 21 वर्ष बताई जा रही है तथा उसने नीले सफेद रंग की टी-शर्ट, डिजाइनर हाफ पैंट और काले सफेद रंग की हवाई चप्पल पहन रखी थी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक ट्रेन की चपेट में दुर्घटनावश आया या उसने आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। कानपुर के जुही थाना क्षेत्र स्थित राखी मंडी में रविवार को एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची लपटों के साथ धुएं का घना गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्रों में आग फैलने से रोक दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में गोदाम में रखा कबाड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया है। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस के साथ दमकल विभाग मामले की जांच में जुटा है। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में शनिवार रात एक 6 माह पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। महिंगुआ थाना क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में घर के बाहर खड़ी स्कूटी से पहले धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही देर में उसमें तेज लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्कूटी मालिक कमलेश ने बताया कि वाहन घर के बाहर खड़ा था, तभी अचानक यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। पीड़ित के अनुसार ये इलेक्ट्रिक स्कूटी महज 6 महीने पहले ही खरीदी गई थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है।
सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में करीब 100 फीट गहरी खाई से नवविवाहित दंपत्ति के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान राहुल और उनकी पत्नी चंदा उर्फ इंद्रावती के रूप में की गई है, जिनकी शादी इसी वर्ष 6 मई को हुई थी। परिजनों के अनुसार दोनों 4 दिन पहले दर्शन के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। स्थानीय लोगों ने खाई से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल से उनकी बाइक भी बरामद हुई है, जबकि कई दिन बीत जाने के कारण शव सड़ गल चुके थे। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामला सड़क हादसे का है, आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा से सटे बाजार घाट बेलहा गांव में लापता युवक करण सिंह का शव सुतिया नाले से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। करण सिंह खेत देखने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान नाले के किनारे उनके कपड़े मिलने से अनहोनी की आशंका गहरा गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हजारा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और बाद में पीएसी की फील्ड यूनिट की मदद से देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पहले दिन सफलता नहीं मिली। दोबारा शुरू किए गए अभियान में घटनास्थल से करीब 200 मीटर आगे नाले में युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। टिहरी गढ़वाल में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर 40 सदस्यीय यात्रा दल को जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर गुजरात के सोमनाथ के लिए रवाना किया। 7 दिवसीय इस यात्रा में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 21 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं। सभी प्रतिभागी हरावाला देहरादून से ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से ये पूरी यात्रा निःशुल्क कराई जा रही है, जिसका संचालन जिला युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को सोमनाथ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराना है। साथ ही राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और देश की समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह फोनिया, विभाग के अधिकारी और यात्रा दल के सदस्य भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें रवाना किया। कौशाम्बी जिले में गौ तस्करी के मामले में फरार आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। सराय अकिल थाना क्षेत्र के परखास गांव के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आम के बगीचे में घेराबंदी की, जहां कुछ लोग कथित रूप से गौकशी की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में मोहम्मद अरशद घायल हो गए। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सुन्ने नफीस और फखरुल को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी 24 जून को दर्ज गौमांस प्रकरण में वांछित चल रहे थे। मौके से एक तमंचा, कारतूस, चापड़, रस्सी और एक बछड़ा भी बरामद किया गया है। हालांकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने पूरे मामले की साक्ष्य जुटाकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अजय देवगन स्टारर कॉमेडी फिल्म धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही है। रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ओपनिंग वीकेंड में लंबी छलांग लगाई है। इसके साथ ही फिल्म का कुल वैश्विक कारोबार 92 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और अब ये जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जहाँ अब तक 14 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है। निर्देशक इंद्र कुमार की इस फिल्म में एक बार फिर लालच और हास्य से भरपूर कहानी को नए अंदाज में पेश किया गया है। अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, संजीदा शेख और अंजलि आनंद ने दमदार अभिनय किया है। दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ फिल्म की कमाई को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। 90 के दशक की गई चर्चित फिल्में बना चुके केसी बोकाडिया की सोशल ड्रामा फिल्म
तीसरी बेगम अब सिनेमाघरों के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। 22 मई 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े विवादों और चर्चाओं के कारण काफी सुर्खियों में रही थी। अब ये फिल्म 18 जुलाई 2026 से वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। फिल्म की कहानी पूजा नाम की युवती के इर्द गिर्द घूमती है, जो शादी के बाद अपने पति की पहले से 2 पत्नियां होने का सच जानकर संघर्ष का सामना करती है। फिल्म में कायनात अरोड़ा, मुग्धा गोडसे, रचना श्याम, असरार खान और जरीना वहाब ने अहम भूमिका निभाई है। बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद फिल्म अपने विषय और विवादों के कारण चर्चा में बनी रही। सेंसर बोर्ड के साथ एक दृश्य को लेकर हुए विवाद के बाद आवश्यक बदलाव किए गए, जिसके बाद फिल्म को रिलीज की मंजूरी मिली है। अब देखना होगा कि बड़े पर्दे पर फीकी रही तीसरी बेगम OTT दर्शकों के बीच कितनी सफलता हासिल कर पाती है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।